राम राम, जय श्री राम। स्वागत है आपका आज फिर से एक बार अशोका ज्योतिष देव दर्शन की आज की वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने कुंडली के कुछ भावों के बारे में, कुछ हाउसेस के बारे में, जो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस भाव से क्या देखा जाता है, कौन सा भाव शुभ होता है, कौन सा भाव अशुभ होता है, किस भाव का, किस ग्रह का, किस घर का, किस हाउस का हमारे घर में, हमारी जीवन में, हमारी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कोई भी हम कुंडली फ्रेम करते हैं, ये जैसे कोई भी कुंडली है, देखता हूँ वीडियो आ रही है नहीं आ रही है, पूरी कंप्लीट, हाँ आ रही है। तो एक कुंडली में हमारे 12 भाव होते हैं, 12 हाउस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 भाव, किसी भी कुंडली में 12 भाव होते हैं। तो उनमें से जो 1, 4, 7 और 10, इन भावों को केंद्र स्थान बोला जाता है। केंद्र स्थान 1, 4, 7 और 10, ये जो होते हैं इनको केंद्र स्थान बोला जाता है। तो ये केंद्र स्थान होते हैं, ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं और उनमें भी शुभता बढ़ते हुए क्रम में होती है। पहला स्थान, पहला केंद्र स्थान होता है जो लग्न भी होता है। तो लग्न तो हमारा सबसे अच्छा होता ही है, लेकिन उसमें अगर बल देखा जाए, इस क्रम में अगर बल देखा जाए कि किस घर में सबसे ज्यादा बल होता है, तो अगर ये सबसे पहले निचले क्रम से आता है पहला भाव, उससे ज्यादा बलवान चौथा घर, उससे ज्यादा बलवान सातवां केंद्र स्थान और उससे ज्यादा बलवान दसम स्थान। तो इस क्रम में केंद्र के स्थान बलवान होते हुए चले जाते हैं। तो जो भी ग्रह अगर शुभ ग्रह है और इन भावों में आ गया है, तो उसमें थोड़ा सा ये फर्क पड़ता है कि अगर वो केंद्र का ही मालिक है, केंद्र का ही स्वामी है, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा को नहीं लेते, केंद्राधिपति दोष लग जाता है जब कोई केंद्र का स्वामी केंद्र में ही आ जाता है। तो वो दोष जो लगता है वो बुध और शुक्र को लगता है, बुध और गुरु को लगता है। तो बुध और गुरु अगर केंद्र के स्वामी होकर केंद्र के ही घरों में बैठ जाएंगे तो अपना शुभत्व खो देते हैं। तो उनके अलावा अगर कोई भी ग्रह इस स्थान पर आके बैठ जाता है तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है और उसके शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। यहां तक कि अगर राहु, केतु, मंगल, शनि, ये जो क्रूर ग्रह बोला जाता है जिनको, ये भी अगर इन केंद्र स्थानों में आ जाते हैं तो ये भी शुभ प्रभाव ज्यादा देते हैं, अशुभ प्रभाव कम कर देते हैं। इनका जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है वो कम हो जाता है। ये इतने पवित्र स्थान है ये केंद्र स्थान। केंद्र स्थानों को एक और भी बोला जाता है विष्णु स्थान। तो आप समझ सकते हैं कि विष्णु भगवान, जहां पर भी विष्णु भगवान का वास होगा वहां पर शुभता अपने आप ही बढ़ जाएगी अगर हमारे कर्म शुभ होंगे तो इस हिसाब से ये जो केंद्र है इनको विष्णु स्थान बोला जाता है। तो ये बहुत ही शुभ होते हैं। उनमें भी पहला जो होता है वो लग्न होता है और लग्न तो आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा बलवान होता है। बलवान मतलब सबसे ज्यादा आपको शुभ फल देने की कोशिश करता है। लग्न हमेशा शुभ होता है। हाँ, वो बलवान हो सकता है या वो शक्तिहीन हो सकता है, वो अस्त हो सकता है, मृत हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अपने शुभ फल देने की कोशिश करेगा, अशुभ फल नहीं देता। तो जो लग्नेश है वो हमेशा शुभ होता है और लग्नेश को अष्टम स्थान में अष्टमेश होने का भी कोई आ, बुरा प्रभाव नहीं होता है। अष्टम होने का भी इस पर कोई दोष नहीं लगता है। जैसे कोई और ग्रह अगर आपके दूसरे घर का भी मालिक है और अष्टम का भी मालिक है तो आपके लिए बुरा हो जाएगा, दोष लग जाएगा उस ग्रह में। लेकिन लग्नेश का एक ही होता है कि उसको अष्टमेश होने का बुरा फल नहीं लगता, उसको अशुभत्व नहीं लगता, उस पर दोष नहीं लगता है। तो ये हो गए हमारे केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10। तो 1, 4, 7, 10 में बैठे हुए ग्रह हमें हमेशा शुभ फल देने की कोशिश करेंगे। जब भी उनकी दशाएं अंतर दशाएं आएंगी तो वो इन घरों से या जिस भी घर के मालिक हैं उन घरों से रिलेटेड आपको शुभ फल ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। अब आ गया त्रिकोण।
तो पहले घर को केंद्र भी बोला जाता है और त्रिकोण भी बोला जाता है। तो पहला त्रिकोण पहला हाउस हो गया ये वाला, दूसरा त्रिकोण पंचम हाउस और तीसरा त्रिकोण नाइन्थ हाउस। तो ये घर भी बहुत शुभ माने जाते हैं। त्रिकोण को भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है कि कोई ग्रह अगर त्रिकोण में बैठा हुआ है तो अपने शुभ फल देगा, अशुभत्व उसका कम होता चला जाएगा। और इन त्रिकोण भाव को क्या बोला जाता है? लक्ष्मी। जैसे इसको विष्णु स्थान बोला जाता है, इनको लक्ष्मी स्थान बोला जाता है। तो ये हो गए विष्णु स्थान। और 1, 5, 9 इनको लक्ष्मी स्थान बोला जाता है। इनको लक्ष्मी स्थान बोला जाता है। तो 1, 5, 9 ये भी बहुत ही शुभ होते हैं। अगर यहां पर राहु या केतु भी आकर बैठ जाए तो ये राहु केतु का भी जो बुरा प्रभाव है वो कम होता चला जाता है और अच्छा प्रभाव बढ़ता चला जाता है। मतलब वो अगर अच्छा प्रभाव आपके जीवन में इतना नहीं डाल पाएंगे तो उनका जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, जो उनका अशुभत्व होता है, वो भी कम हो जाता है। वो इतने अशुभ फल भी नहीं दे पाते जितना कि वो क्रूर होते हैं। तो इसलिए जो हमारे केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान हो गए 1, 5, 9, ये सात नहीं, ये 6 घर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 घर हमारे जीव सुख, जीव मतलब हमारे शारीरिक सुख के लिए, हमारी मेंटल पीस के लिए, हमारे भौतिक सुखों के लिए, सबके लिए अच्छे हैं। इनका रिजल्ट हर तरीके से अच्छा आता है अगर इन पर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है या इन पर कोई, इन घरों में आके कोई नीच ग्रह नहीं बैठ गया है। तो हमेशा ये जनरल थ्योरी है। अभी मैं आपको जनरल थ्योरी बता रहा हूं, बाद में देखा जाएगा कि कौन ग्रह इसमें आके बैठ गया है, कितना अशुभ है। लेकिन चाहे कितना ही अशुभ हो, यहाँ पर आकर अगर बैठ गया है तो वो अपने अशुभ फलों को कम कर देता है। बेशक इस घर के शुभ फलों को वो ना मिलने दे, लेकिन जो उसके कारक तत्व हैं, जो उसकी नेचुरल अशुभता है वो कम हो जाती है। जैसे मैं कहूं अगर मंगल क्रूर ग्रह है, गुस्सा ज्यादा कराता है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा कराता है, तो अगर मंगल यहाँ केंद्र स्थानों में आ जाएगा 1, 4, 7, 10, तो वो यहाँ पर आकर उतने अशुभ फल अपने नहीं देगा। मतलब लड़ाई झगड़ा ज्यादा नहीं कराएगा या जो भी उसके गलत कार्य हैं वो नहीं करेगा उतने। 100 से वो मान के चल दीजिए कि 50-40 पे आ जाएगा। लेकिन जिस घर में वो बैठ जाएगा, जैसे अगर मंगल यहीं पर आकर बैठ गया आपके, लेकिन वो यहाँ पर कोई नीच का आके बैठ गया या किसी 6, 8, 12 का मालिक आके बैठ गया, तो वो इस घर के सुखों में कमी कर देगा। अपने अशुभ फल नहीं देगा, लेकिन जिस घर में आके बैठ गया उस घर के शुभ फलों में कमी कर देगा। तो ये थ्योरी को आप थोड़ा समझिए कि उसके खुद के कारक तत्व हैं, उनमें इनको बोला जाता है दुस्थान। मतलब ये 6, 8, 12 जो है, इन घरों के मालिक हमेशा आपको परेशान करेंगे। छठा घर क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु, लड़ाई झगड़ा, इनका कारक होता है, इनका घर होता है। 8वां मृत्यु, आयु, हर्डल्स, परेशानियां, इनका घर होता है। 12वां अस्पताल यात्रा, जेल यात्रा, विदेश यात्रा, सैया सुख, इनका घर होता है। तो इन घरों को अच्छा नहीं माना जाता, 6, 8 और 12। तो इन घरों का जो भी मालिक होता है वो जिस भी घर में आ जाएगा उस घर के सुखों में कमी कर देगा। अब छठे घर का मालिक अगर 7वें में आ गया तो क्या माना जाएगा कि हमारे जो रोग, ऋण, शत्रु हैं वो सप्तम भाव में आ गए। तो हमारा जो लाइफ पार्टनर होगा उसमें हमेशा ये चीजों की परेशानियां रहेंगी। हो सकता है हमारा झगड़ा हो सकता है हमारी वाइफ की तबीयत खराब रहे। तो इस तरीके से वो इसको परेशान करता है। तो छठे, 8वें और 12वें घर के मालिक अगर किसी भी घर में चले जाते हैं तो वहां के सुखों में कमी करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से इनको दुस्थान बोला जाता है। और ये होता है त्रिषडाय, 3, 6 और 11। इसको बोला जाता है त्रिषड आय। त्रि मतलब 3, षड मतलब 6 और आय मतलब लाभ, जैसा मैंने बताया था, त्रिषडाय। तो ये जो होते हैं ये हमारे जीवन में सुखों में कमी करते हैं। तो सुखों में कमी क्यों आएगी? जब हम पराक्रम करेंगे। जैसा छठा घर हमने बताया था आपको कि तीसरा घर
पराक्रम का होता है। पराक्रम मतलब जो भी हम मेहनत करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, जितनी भी हम में एनर्जी है कोई कार्य करने की, तो वो पराक्रम तीसरे घर से देखा जाता है। तो तीसरा घर पराक्रम, तो पराक्रम करेंगे तो मतलब हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो घर में रह के तो मेहनत होगी नहीं, घर से बाहर जाना पड़ेगा, फैमिली से दूर जाना पड़ेगा। तो हमारा जो सुख होता है, जो हमारी फैमिली का सुख, हमारी बॉडी का सुख, वो हमें नहीं मिल पाएगा अगर हम मेहनत करेंगे। तो सुख किस में मिलता है? सुख मिलता है सोने में, खाने में, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने में। तो ये बात तो रूल है ही, थंब रूल है ही, कि अगर आपको सैलरी चाहिए तो आपको जॉब पे जाना पड़ेगा, आपको कुछ कमाना है तो अपने काम धंधे पे जाना पड़ेगा, और काम धंधे पे जाना है तो अपने जीवन के सुख को त्यागना पड़ेगा। जितना आप सुखी जीवन जीना चाहते हो उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो तीसरा घर होता ही मेहनत का है। तो त्रिषड आय मतलब ये 3 6 11 जितने हमारे स्ट्रांग होंगे उतना हमें अपने परिवार से दूर रहना पड़ेगा, उतने हमारे पारिवारिक सुख में कमी होगी। क्यों? अगर तीसरा हमारा स्ट्रांग नहीं होगा, हम मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो घर पे पड़े रहेंगे, तो घर पे पड़े रहेंगे तो अपने परिवार के तो साथ रहेंगे, लेकिन जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति है, जो हमारे काम धंधे हैं, उसको हम नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा घर जितना स्ट्रांग हो उतना अच्छा है। तीसरे घर में जितने क्रूर ग्रह बैठे हो उतना अच्छा है। तीसरे घर में अगर मंगल होगा तो बहुत अच्छा है, हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता आएगी। तीसरे घर में अगर सूर्य होगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें एक एनर्जी मिलेगी, एक हमारे अंदर क्या बोलते हैं उसको, कार्य करने की या एक पहल लेने की क्षमता रहेगी, हमारे अंदर एक मोटिवेशन रहेगा। तो तीसरा घर जितना अच्छा, क्रूर या जो इस टाइप के घर ऊर्जा वाले ग्रह हैं, मंगल हो गया और राहु हो गया, शनि हो गया, ये यहाँ पर अच्छे होते हैं। छठा घर हो गया, छठा भी ऐसा ही है, सूर्य और मंगल अगर यहाँ होंगे तो हम दुश्मनों पे अपनी विजय प्राप्त कर पाएंगे, बीमारियों से हम लड़कर ऊपर आ पाएंगे। वहीं अगर अगर छठे घर में कोई सॉफ्ट ग्रह आके बैठ गया है, शुक्र आ गया है, गुरु आ गया है, तो हम सॉफ्ट ही हो जाएंगे। तो हम कहीं भी, कोई भी कंपटीशन रहेगा, लड़ाई झगड़ा रहेगा, उसमें हम सॉफ्ट बनकर रहेंगे। तो लड़ाई झगड़ा सॉफ्ट आदमी नहीं जीत सकता। लड़ाई झगड़ा करने के लिए या जीतने के लिए आदमी को स्ट्रॉन्ग, रफ टफ होना चाहिए। तो छठे घर में भी अगर कोई क्रूर ग्रह आता है, मंगल, सूर्य, राहु, इस टाइप के कोई ग्रह आते हैं, तो हमेशा आपको कंपटीशन में, लड़ाई में, झगड़े में, वाद में, विवाद में, कोर्ट में, कचहरी में ऊपर जीत की तरफ अग्रसर करेंगे। वहीं अगर सॉफ्ट आ गए तो आप कंपटीशन में भी सॉफ्ट तरीके से लड़ोगे, आगे चलकर आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तो इन घरों में जितने सूर्य, मंगल, राहु टाइप के क्रूर ग्रह आ जाए वो अच्छा है। तो 3 6 11, 11 में तो सारे ही ग्रह शुभ होते हैं। जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह शुभ माने जाते हैं 11वें घर। एक 11वां घर ही ऐसा है जिसमें कोई ग्रह अशुभ नहीं माना जाता, सब शुभ माने जाते हैं। बाकी सब ग्रहों का अलग अलग होता है कि इस घर में ये ग्रह शुभ है, ये अशुभ है। वो बाकी मैं कल अगली वाली क्लास में आपको शुरू करेंगे हम, सूर्य से शुरू करके, कि किस घर में सूर्य ग्रह अच्छा है, किस घर में चंद्रमा अच्छा है, किस घर में मंगल अच्छा है। वो अगली क्लासेस में हम डेली एक ग्रह को पकड़ेंगे, सूर्य को 12 घरों में दिखाएंगे कि इस घर में होने पर क्या फायदा है, क्या नुकसान है, यहाँ पर क्या फायदा, क्या नुकसान। तो वो है। तो ये एक मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि ये 4 घर केंद्र होते हैं, ये स्तंभ होता है, किसी भी घर की नींव होती है ये 4। अगर ये 4 घर अच्छे हैं या इन 4 घरों के स्वामी आपके अच्छे हैं तो ये मान लीजिए आपकी पूरी लाइफ सेट। वहीं अगर ये 4 ना होकर एक कोई इनमें से अच्छा हो गया, एक कोई त्रिकोण अच्छा हो गया, तो वो भी कुल मिला के अच्छा है कि ठीक है, आपको यहाँ पे संतान का, विद्या का योग अच्छा मिल जाएगा, यहाँ पे भाग्य अच्छा मिल जाएगा, पिता अच्छा मिल जाएगा, यहाँ पे आपका स्वास्थ्य अच्छा मिल जाएगा। तो 2 3 चीजें भी अगर आदमी को जीवन में अच्छी मिल गई तो वो अपनी नैया पार कर लेता है। लेकिन अगर किसी के ये 4 घर और 2 ये 6 घर ही खराब हो जाएं, सिर्फ कंपटीशन अच्छा हो या आयु अच्छी हो, तो क्या करेगा? कंपटीशन में तो जीत जाएगा, लेकिन ना तो उसे संतान का सुख, ना भाग्य का साथ, ना शरीर का सुख, ना पत्नी का सुख, ना माता का सुख, ना कर्म का सुख। तो कंपटीशन जीत कर, दुश्मनों से लड़कर जीत कर, कोर्ट कचहरी जीत कर किसके लिए करेगा? तो वो भी अच्छा नहीं है। तो कुल मिला के एक सामंजस्य बिठाने के लिए अगर किसी के 2 3 घर भी अच्छे हैं, 2 3 ग्रह भी अच्छे हैं, तो वो भी आज के टाइम में बहुत अच्छा है। क्योंकि हम बहुत कुंडलियां देखते हैं, कोई कभी कभार ही कोई इतनी अच्छी कुंडली सामने आती है कि जिसमें काफी ग्रह अच्छे होते हैं, वरना साज आजकल जितनी कुंडलियां आसपास में देखने को मिलती हैं उनमें काफी परेशानियां ही रहती हैं।
और वो समय भी ऐसा ही है, आज के टाइम में सबके जिंदगी में कंपटीशन है, स्ट्रेस है, पैसे की दिक्कत है, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो विष्णु स्थान, लक्ष्मी स्थान, त्रिषडाय दुख स्थान 6, 8, 12। संपत्ति धन का स्थान दूसरा, आय का स्थान 11, संतान का सुख 5वां, मृत्यु का स्थान 8वां, पत्नी का स्थान 7वां, रोग ऋण शत्रु का 6ठा, आपका खुद की बॉडी पर्सनैलिटी लग्न, और ये सुख स्थान माता का, व्हीकल का, घर का, सब तरीके का जितना भी भौतिक सुख है हमें इस जीवन में मिलता है वो यहाँ से मिलता है। ये पराक्रम, छोटे भाई, ये बड़े भाई, ये फैमिली, इन सब का कारण होता है। तो इस तरीके से आज हमने आपको बताया इन ग्रह घरों के बारे में थोड़ा बहुत। तो अगली बार से अब हम ग्रहों का चलेंगे कि किस घर में कौन सा ग्रह अच्छा होता है और उसके क्या कारण होते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी और कुछ काम आएगी आपके। तो अगली क्लास तक के लिए जय श्री राम, राम राम।